हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हमारी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 जिसका कि सब टॉपिक है एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि। जो मैं इस चैप्टर को पहले ही हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों के लिए इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप सबको पता भी होगा कि जो एनसीईआरटी है इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और जो चैनल्स हैं वो पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी पैसा इसका चार्ज नहीं करा जाता है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। और हम लोगों ने पहला इनिशिएटिव लिया है ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल का। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स भी एनसीईआरटी सीरीज़ में ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारी ज्योग्राफी पूरी होगी, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे। तो आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। हमारे दो चैप्टर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 6 और 7 के सारे चैप्टर्स विद एमसीक्यू भी हम लोग करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, जिन बच्चों ने वो जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में मैंने अच्छे से टू द पॉइंट्स वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पहले ही समझा दिए थे, ठीक है। वो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। और हम लोग अपनी एनसीईआरटी की डिटेल जो एनालिसिस वाली हमारी सीरीज़ है, जब चैप्टर पढ़ाते हैं हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको नोट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इसमें से पूछा है कौन सी फसल जिसको कि ठंडी जलवायु और पूरे वर्ष भर एक उच्च वर्षा की ज़रूरत होती है, उसकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो पत्तियां जो होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। क्या वो चाय है, कॉफ़ी है, कपास है या फिर मक्का है? तो इसका सही आंसर है चाय, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? जो चाय हम लोग जो पीते हैं, ठीक है, जो रोज़ सुबह कभी भी हम लोग चाय पीते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है कि जो जब चाय जो उगती है उसके लिए क्या चाहिए होता है? कूल क्लाइमेट चाहिए, मतलब कि ठंडी जलवायु चाहिए, साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल मतलब कि उच्च वर्षा चाहिए। उसी की वजह से उस चाय की जो पत्तियां होती हैं वो अच्छे से उगती हैं और उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर ये वाली बात है कि इस चाय को उगने के लिए किस टाइप की सॉइल या फिर मृदा की ज़रूरत होती है। तो उस चाय को उगने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? वो चाहिए वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल मतलब कि सुअपवाहित, ठीक है, सुअपवाहित दोमट मृदा, ठीक है। दोमट मृदा की इसको ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब कि वेल ड्रेन लूमी सॉइल चाहिए, मतलब कि उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी जमा हो जाएगा तो वो जो चाय का पौधा है वो सड़ जाएगा और वो मर भी सकता है। तो चाय के बारे में हमने ये समझ लिया। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि उसमें एक मंद ढाल, ठीक है, मंद ढाल मतलब कि जेंटल स्लोप की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। मंद ढाल, ठीक है, मंद ढाल मतलब कि इस टाइप का ऐसा जेंटल स्लोप होना चाहिए। अगर हिल्स पे उग रहा है तो जेंटल स्लोप है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी जो जमा हो वो नीचे रिस कर आ जाए। तो ये ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर जो चाय जो है, ठीक है, चाय जो है वो हर कोई पीता है, बहुत सारे लोग पीते हैं। ये एक तरीके आपकी बिवरेज मतलब पेय फसल होती है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी दोनों होती है। अगर चाय की बात करें तो चाय जो है, अगर हम इंडिया में बात करें तो वो आसाम में, ठीक है, आसाम में, और जो दार्जिलिंग की जो हिल्स हैं, ठीक है, दार्जिलिंग की हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल में वहाँ पर, और तमिलनाडु और केरला यहाँ पर ज़्यादातर उगाई जाती है,
ठीक है। तो कहाँ उगाई जा रही है? असम में, दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरला। और वेस्ट बंगाल का एक और ज़िला है जो है जलपाईगुड़ी। तो इन सब में ये चाय की खेती बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्तर पर होती है। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लिए। और अगर इसमें बात करें, एक और पॉइंट रह गया है कि जो बात करें कि जो बेस्ट क्वालिटी की जो टी जो होती है, बेस्ट क्वालिटी की चाय अगर वैश्विक तौर पर देखें, ग्लोबली देखें, तो वो उगाता है केन्या। केन्या में भी उगती है, इंडिया में उगता है, चाइना है और श्रीलंका है। ठीक है। तो चाय से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं कोई भी फसल को उगने के लिए, ये पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रखी हैं। पहली सीरीज़ है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की, जहां पर कि हम लोग रेगुलरली 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और ये वो एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि डेली करंट अफेयर से लेकर आए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको खबर तो पता पड़ती ही है, साथ में आपको ये भी पता पड़ जाता है कि किस खबर से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और आपके फंडामेंटल जो है राज्य व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। फिर है थर्ड हमारी एनसीईआरटी की, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और सेकंड है एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। ठीक है। फिर हमारी ट्रिक की एमसीक्यूज़ की। ट्रिक में क्या है? ट्रिक से हम लोग 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं, एक अनोखे तरीके से करवाते हैं। और ट्रिक से करे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही हो जाते हैं। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर हम लोग पिछले महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में अपने चैनल पर लेकर आते हैं, अपलोड करते हैं। तो मई महीने की हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, मई महीने की जो मैगज़ीन है उसको केवल 61 लाइनर्स में कंप्लीट करा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर है हमारी मेंस के टॉपिक्स की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग जो मेन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनकी रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं। हमारी जीएस की शॉर्ट वीडियोस भी हैं, जिसमें कि हम लोग कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ाते हैं और कंसेप्ट को लेकर आसान भाषा में आपको समझाया जाता है। फिर है हमारी चैनल में अगर आप जाते हैं, चैनल की कम्युनिटी में अगर जाते हैं, तो आपको रेगुलरली क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। ये सारी के साथ जो भी सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पर ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृतन एवं दहन कृषि के संबंध में गलत है। ठीक है, का संबंध में गलत है। यहाँ ये पूछा है कृषण एवं दहन, ठीक है, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। यहाँ बोला है क्या उत्तर पूर्व भारत में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको क्या झूमिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या उसको झूमिंग बोला जाता है। ठीक है, मैक्सिको में क्या इसको मिल्पा बोला जाता है। बांग्लादेश में क्या इसको रोका बोला जाता है। मलेशिया में क्या इसको लदांग बोला जाता है। यहाँ पर हमें क्या बोलना है, गलत ढूंढना है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो या फिर कृतन एवं दहन की कृषि हो, जिसको कि हम लोग स्थानांतरी कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरी। ठीक है, स्थानांतरी कृषि भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इस कृषि के नाम अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं, जैसे कि इंडिया में, भारत में हम लोग आम को बोलते हैं कि ये आम है, लेकिन इसी आम को अगर हम लोग अमेरिका में लेके जाएंगे तो अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो इस आम को बोला जाएगा मैंगो। देखिए यहाँ पे केवल नाम चेंज हुआ है, लेकिन आम तो आम ही है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो। ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कथन गलत है सी। ठीक है,
कि बांग्लादेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका नहीं बोला जाता। ठीक है, झूमिंग कल्टीवेशन मतलब कि जो उत्तर पूर्व भारत में इस टाइप की कृषि को झूमिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैक्सिको में इस टाइप की कृषि को मिल्पा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और जो मलेशिया में इसको बोलते हैं लदांग। और रोका कहाँ बोलते हैं? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग टाइप की कृषि एवं दहन कृषि के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनके नाम के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। अब देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अगर हम जानें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये हो गया कि मानिए कि बड़ा सा एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा क्षेत्र है, बड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जंगल से भरा हुआ एक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस जंगल में जो रहने वाले लोग हैं एक एरिया को साफ कर लेते हैं, मतलब कि उस एरिया के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको वो काट देते हैं। ठीक है, मतलब साफ़ कर लिया, काट दिया। ठीक है, पूरा साफ़ कर लिया, काट दिया, तो यहाँ पर क्या रह गया? एक मिट्टी मिट्टी रह गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको जलाकर उनकी राख को इस मिट्टी में मिला दिया जाता है। उससे क्या होता है, इस जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, मतलब जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। मिट्टी की क्या बढ़ जाती है? फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद इस खाली मैदान में वो खेती कर लेते हैं। ठीक है, खेती कर ली। अब खेती करने के बाद बहुत दिन तक खेती कर ली, अब इतनी ज़्यादा खेती कर ली कि यहाँ की जो मिट्टी है अब वो उपजाऊ नहीं बची, तो इस मिट्टी को, इस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर दूसरी जगह जाते हैं, वही सेम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस किया जाता है उस मिट्टी में और वहीं पर दोबारा ये पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। इतने दिनों में यहाँ पर दोबारा जंगल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा जंगल आ जाता है। तो इस टाइप की खेती को जो कि बार बार स्थान चेंज करके करी जाती है, ठीक है, स्थान चेंज करके करी जाती है, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में एक चीज़ और बोलते हैं, वो बोलते हैं स्थानांतरी मतलब क्या हो गया? स्थान, कभी इस स्थान, कभी उस स्थान, कभी इस स्थान, यहाँ पर स्थान चेंज कर करके करी जाती है, उसको हम बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। और ये ज़्यादातर अगर हम बात करें इसकी जो प्रचलित है, जो कि इसकी प्रिवलेंस है, वो ज़्यादातर आपको अमेज़न के घने जंगलों में मिलेगी, अमेज़न की बेसिन में मिलेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट इंडिया में मिलेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेगा। और इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कि उत्तर पूर्व भारत के भागों में इस प्रकार की जो खेती है वो ज़्यादातर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। यहाँ ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की ज़रूरत होती है और उसकी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर भी एक कंडीशन दे दी है कि यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी फसल को मध्यम तापमान, मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है जब वो उग रही होती है। साथ में जब उसकी कटाई का सीज़न आता है, जिसको काटना होता है, उस टाइम पर तेज़ धूप होती है। तो कौन सी फसल के लिए ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है? क्या वो चावल है, गेहूं है, गन्ना है या फिर मिलेट है? तो इसका सही आंसर है गेहूं। ठीक है, तो गेहूं जो होता है उसके लिए ये वाली जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें गेहूं की कि उसके लिए कौन सी मृदा की ज़रूरत होती है, कौन सी टाइप की मृदा में ये उगता है, तो उसके लिए भी आपको वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल ही चाहिए होती है। ठीक है, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल की बात करेंगे तो सुअपवाहित, ठीक है, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, ठीक है, मृदा की ज़रूरत इसमें होती है। इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वैश्विक रूप में देखें तो जैसे कि रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी इसकी जो खेती है वो एक्सटेंसिव मतलब कि एक विस्तृत रूप में करी जाती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, क्या सेरीकल्चर को हम कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, मतलब जब रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन को क्या सेरीकल्चर बोला जाता है?
ठीक है। क्या मत्स्य पालन को पिसीकल्चर बोला जाता है? अंगूरों की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है और पशुपालन को क्या हॉर्टिकल्चर बोला जाता है? अब यहाँ पर है नॉट करेक्ट। अब ये देखिए, जिन बच्चों ने ये जो हमारा चैप्टर, इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे होंगे और साथ में उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वीडियो को करने से पहले उस चैप्टर को पढ़िए, जिससे कि आपके जितने भी फंडामेंटल हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको आपकी नज़रों में आ जाएंगे, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो जाके देखिए, मेरा रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो पशुपालन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेशम के कीड़ों को पालना, जो कि वाणिज्य कमर्शियल रूप में करा जा रहा है, उसको हम सेरीकल्चर ही बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन जहाँ पर कि फ़िशों को उनकी ब्रीडिंग करी जाती है, जो कि तालाब में या फिर आर्टिफिशियल तालाब हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, पोखर हो गए, ठीक है, वहाँ पर आर्टिफिशियली मछलियों को पालना और फिर उन मछलियों को लेकर एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी और स्टेट से दूसरे स्टेट में भी दे सकते हैं। ठीक है, उनका एक तरीके से मार्केटिंग करना, उसको हम लोग पिसीकल्चर ही बोलते हैं। और अंगूरों की खेती को, अंगूरों की जो खेती होती है उसको बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर का अगर हम हिंदी में नाम लें तो उसका नाम उद्यान कृषि भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की कृषि में ये भी एक कमर्शियल टाइप की कृषि ही है, आपकी वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें कि टाइम टू टाइम कभी वेजिटेबल्स, ठीक है, मतलब कि जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां हो गई, फूल हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, और जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके फल होते हैं, इनको उगाया जाता है। मतलब कि फूल, फल और सब्जियों को उगाने को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये पूछा है कि विश्व में पटसन के अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? कौन से देश सबसे ज़्यादा जो पटसन है, जो जूट है, वो कहाँ पर उगाया जाता है? क्या वो इंडिया बांग्लादेश में उगाया जाता है? क्या वो इंडिया म्यांमार में उगाया जाता है? क्या वो बांग्लादेश नेपाल में उगाया जाता है? या फिर चाइना और ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि अग्रणी उत्पादक जो जूट के हैं वो हैं इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, कौन है? इंडिया और बांग्लादेश। अब ये देखिए, जूट वही है जिससे कि आप लोगों ने बहुत सारे बैग्स देखे हैं, ठीक है, बैग बनते हुए देखे हैं और बोरियां बनती हुई देखी हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश अग्रणी हैं। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारा जो भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब ऐसा क्यों है कि इंडिया और बांग्लादेश में जो है वो जूट मिलता है। अब ये देखिए, जो जूट को उगाने के लिए क्या होता है, जूट को उगाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे इंडिया हो गया और बांग्लादेश, ये वाला एरिया हो गया। तो यहाँ की बात करें इंडिया में, इस साइड में, ठीक है, इस पूरे एरिया में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको समुंदर है, ठीक है, समुंदर भी है, साथ में गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी को अगर बोलें तो आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, आर्द्रता यहाँ पर बनी रहती है, जो कि जूट को उगने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारी इंडिया भी एक ट्रॉपिकल रीजन में ही आती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है। साथ में यहाँ पर जो वर्षा है, जो रेनफॉल है, वो भी कम नहीं होती है, खूब रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल होती है। इसलिए इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो दोनों के दोनों मिल के जूट के प्रोडक्शन में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साथ में आपको इसके हम फैक्ट्स भी बताते चल रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। यहाँ पूछा है कि विश्व में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? क्या वो ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है, या फिर ये पेरू है? तो इसका सही आंसर है, अग्रणी उत्पादक की देश की बात करी है कॉफ़ी में, तो उसका सही आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, क्योंकि ब्राज़ील में इस टाइप की जलवायु मिलती है, इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, जो कि कॉफ़ी उगाने में बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी इंडिया में भी कॉफ़ी उगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में, भारत में कॉफ़ी नहीं उगाई जाती है, इंडिया में भी कॉफ़ी उगाई जाती है। अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ब्राज़ील, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्राज़ील सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, अग्रणी उत्पादक देश है कॉफ़ी का। उसके बाद आता है कोलंबिया और फिर हमारा देश आता है भारत, इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेती निर्वाह कृषि का उदाहरण है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, आप जाके उस चैप्टर को ज़रूर देखिए, ठीक है। आपके बहुत सारे फंडामेंटल विद पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि निर्वाह खेती को, ऑर्गेनिक या जैविक खेती को क्या हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग मान सकते हैं? क्या ये होती है? वाणिज्य कृषि मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग भी है, क्या वो निर्वाह कृषि है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है? एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब कि विस्तीर्ण कृषि, क्या वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है? या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि स्थानांतरित कृषि को हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो एग्जांपल है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी ये जो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है, निर्वाह कृषि क्या होती है। इस टाइप की कृषि में क्या होता है कि एक जो किसान है, ठीक है, ये किसान अपने खेत पे उतना ही सामान या फिर फसल उगाएगा जितना कि उसका जो परिवार है उस परिवार का पेट भर सके, उसको हमने बोला निर्वाह कृषि, ठीक है, उतना ही पेट भर सके, जिससे कि मतलब कि यहाँ पर ये इस फसल के जो अनाज है, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको मार्केट में नहीं बेचता, बस अपने घर के लिए ही उगाता है, इसको हम बोलेंगे निर्वाह कृषि, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस कृषि में जो उसकी उपजाऊ होता है, जो आउटपुट आता है, ठीक है, उसमें उपज जो होती है वो कम आती है, ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो पहले जो पार्ट है उसमें हम बोलते हैं, इसको काट लेते हैं, अब अच्छे से करते हैं, कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है आपका इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि हो गया। फिर है आपका एक प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि आदिम निर्वाह कृषि। अब इस आदिम निर्वाह कृषि में ही आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि स्थानांतरित कृषि, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, और दूसरा आपका आता है नोमैडिक हर्डिंग मतलब कि चलवासी पशु चारण, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेन, 210 दिन एंड ब्राइट सनशाइन, कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 दिन पर पारा रहित, यहाँ पे 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री आएगा, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पारा रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। अब देखो आप ये बोलेंगे, आप बार बार हम लोग को क्वेश्चन इस टाइप के क्यों करवा रहे हैं कि कौन सी कृषि के लिए, कौन से फसल के लिए, कौन सी क्रॉप के लिए किस टाइप की कंडीशन होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये उद्देश्य है, मतलब कि हमारा ये कोशिश है कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए करवा दें जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप उसको गलत करके ना आए, क्योंकि ये सारा का सारा जो भी डाटा है एनसीईआरटी में प्रोवाइड करवा रखा है और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सी फसल है, क्रॉप है जिसको कि हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 दिन या 200 या 210 दिन पर पारा रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। क्या वो मक्का है, पटसन है, कपास है या फिर गेहूँ है? तो इसका सही आंसर है कॉटन, मतलब कि कपास। कपास एक टाइप की ऐसी फसल है जिसको कि जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, उच्च चाहिए, लेकिन रेनफॉल उसको थोड़ी लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट रेनफॉल मतलब क्या हो गया, हल्की वर्षा चाहिए, साथ में 200 से 210 दिन तक वो ऐसे दिन चाहिए जहाँ पर कि कड़कती सर्दी ना हो। ठीक है, पाला रहित दिन चाहिए, क्योंकि पाला अगर पड़ जाएगा ना तो ये जो फसल है ये ख़राब हो सकती है। कॉटन के लिए ये वाली चीज़ जो कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये एक चमकीली धूप भी इसको चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉटन है ये किस टाइप की सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, मतलब कि उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, कौन सी इम्पॉर्टेंट बेस्ट मृदा है, सर्वोत्तम मृदा है जहाँ पर कि ये उगती है। तो एक है आपकी ब्लैक सॉइल जिसको कि हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, और दूसरी है आपकी एल्यूवियल सॉइल जिसको कि हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो दो टाइप की मिट्टियां हैं, मृदा है जहाँ पर कि ये कॉटन कपास आपका उग सकता है। और अगर हम लोग पूरे वैश्विक स्तर पर देखें कि कहाँ कहाँ पर ये जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका चाइना, अमेरिका मतलब कि यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भी है, और ब्राज़ील और मिस्र मतलब कि इजिप्ट भी हो गया। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे एग्ज़ाम में बन के आ सकते हैं सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए कॉटन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। अब ये देखिए यहाँ पर कितना इजी सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि गोल्डन फाइबर रेफर्स टू कि सुनहरे रेशे के रूप में किस फसल को जाना जाता है। ठीक है, सुनहरे रेशे के बारे में बात करें, क्या इसको चाय बोलते हैं, चाय को जानते हैं, कॉटन को, कपास को या फिर कॉफ़ी को? तो उसका सही आंसर है कपास। कि जो जूट है उसको सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि जो पटसन है। ठीक है, कॉटन नहीं, जूट और पटसन। ठीक है, जूट हिंदी में बोले तो पटसन को कॉटन फाइबर भी बोला जाता है। क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर जो जूट है उसको गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर मतलब कि सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है। अब क्यों, देखो आप लोगों ने जूट के बैग देखे होंगे, तो जूट के जो बैग है सभी ने देखे होंगे, जूट के बैग देखे हैं, बोरियां देखी हैं, वो इस कलर की होती है। ठीक है, इस कलर की हम लोग बोल सकते हैं कि इस कलर की जूट के बैग होते हैं। और जूट की जो बोरियां होती हैं, ठीक है, बोरियां जिसमें कि अनाज आता है, ठीक है, सब्जियां भी आती हैं। आप अगर सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बोरियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर सब्जियां भी आती हैं। तो ये हो गए इस टाइप के जो जूट के जो बैग है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्योंकि लगभग गोल्डन कलर का ये होता है, इसलिए जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। और आपको मैंने अभी बताया था कि जो जूट के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा भारत और हमारा बांग्लादेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भारत हो गया और बांग्लादेश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप विद रियरिंग लाइफ स्टॉक इज़ रेफर टू। यहाँ पर ये बोला है कि भूमि का उपयोग, ठीक है, अब यहाँ बोला है कि भूमि का जो उपयोग है वो भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ भोजन भी उगाया जा रहा है, ठीक है, पशुओं के लिए चारा भी उगाया जा रहा है, साथ में पशु भी पाले जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो कृषि है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, क्या इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको नोमैडिंग हर्डिंग बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? तो इसका सही आंसर देखो, स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको मैंने बता दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, कभी यहाँ पे कृषि करना तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, आपको बता चुकी हूँ मैं, तो वो स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसका सही आंसर है आपका मिक्स फार्मिंग। कि मिक्स फार्मिंग या फिर मिक्स कृषि
मिश्रित कृषि वो इस टाइप की कृषि है जहाँ पर कि मान लेते हैं ये एक बड़ा सा प्लॉट है, ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस एरिया में जानवर पाल लिए, छोटे से एरिया में जानवर पाल लिए, बाकी एरिया में क्या करा कि हमने यहाँ पर खाने योग्य फसलें उगा दी, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है यहाँ पर हम लोगों ने जानवरों के लिए चारा भी उगा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जानवर पाल लिए, खाने के लिए खेती कर ली, और साथ में जानवरों के लिए चारा भी उगा दिया। तो इस टाइप की जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती, कि हमने केवल यहाँ पर ग्रेन या फिर फूल सब्जियाँ नहीं उगाई हैं, साथ में पशु भी पाले हैं और उनके लिए चारा भी उगाया है। और नोमैडिक हर्डिंग, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं चलवासी, ठीक है, चलवासी पशुचारण, ठीक है, चलवासी पशुचारण, ये इस टाइप का जो कृषि, इस टाइप का जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कि जो चरवाहा होते हैं वो टाइम टू टाइम क्लाइमेट को देखकर, हम बात करें उनकी जलवायु के अनुसार, ठीक है, और वहाँ पर अपने पशुओं को कभी इस स्थान पे चले गए तो कभी इस स्थान पे चले गए। अगर एग्जांपल के बारे में हम बोलें कि इंडिया में भी, भारत में भी पशुचारण, चलवासी पशुचारण ये प्रोसेस होता है, जैसे कि राजस्थान में हो गया और जम्मू और कश्मीर में इस टाइप का प्रोसेस होता है। एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई जो चरवाहा है वो रह रहा है, ठीक है, एक एरिया में रह रहा है कि यहाँ पर ऊपर की साइड रह रहा है। अब यहाँ पर सर्दी पड़ गई, ठीक है, पहाड़ों पर सर्दी पड़ गई। सर्दी पड़ने से क्या हुआ कि उस पशु के लिए जो भी इम्पोर्टेंट घास थी वो नहीं रही यहाँ पर, तो ये चरवाहा जो है वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो नीचे की साइड जो भी घास होगी वो वहाँ पर खा लेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा या फिर कहीं और चला जाएगा। अपने पशुओं को लेकर ये लोग जाते रहते हैं, फिरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जानवरों के खाने के लिए चारा जब ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी कंडीशन की हो, चाहे वो जलवायु हो, कुछ भी हो सकता है, तो अपने जानवरों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाना, उसको हम बोलते हैं चलवासी पशुचारण, मतलब कि नोमैडिक हर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, वो था मिक्स फार्मिंग से रिलेटेड, जो कि आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबली व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पूछा है कि वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, ठीक है। क्या वो 90% है, 50% है, 20% है या फिर 30% है? तो इसका सही आंसर है 50%, ठीक है। अगर वैश्विक रूप पे ग्लोबली तरीके से देखें तो पूरे विश्व की हम बात करें तो उसके 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में संलग्नित, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर एंगेज्ड हैं, ठीक है, संलग्नित है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में 2/3 मतलब कि 2/3 लोग अभी तक जो 2/3 जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पे मतलब कि कृषि में एंगेज है। देखो यहाँ पर कितना बड़ा हम बोलेंगे कितनी बड़ी परसेंटेज है जो कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है, प्रतिशत है, वो कृषि पर अभी भी निर्भर करती है, ठीक है, कृषि। इसलिए हम भारत को क्या बोलते हैं, भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 जनता जो है, पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है, उसमें एंगेज है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ सीख ली। अगर विश्व के बारे में बात आता है तो 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, और अगर इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पूछा जाता है तो उसके 2/3 लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। यहाँ पूछा है प्लांटेशन क्रॉप, ये है क्या, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संबंध में सही है, ठीक है। क्या रोपण कृषि में प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है, उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा बृहद पैमाने पर आपको लार्ज अमाउंट में लेबर और कैपिटल मतलब कि श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है? क्या इसके एग्जाम्पल जो है वो टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना मतलब चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला जो है, क्या हम उसको प्लांटेशन क्रॉप मानते हैं? क्या उसको हम रोपण फसलें मानते हैं?
और दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ असेंशियल, कि परिवहन जाल की अनिवार्यता इस वाले प्लांटेशन क्रॉप में होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो गया, देखिए परिवहन जाल की अनिवार्यता, तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, कि हाँ जो प्लांटेशन क्रॉप है, जो रोपण कृषि है, इसमें ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए जो प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया, अब पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी जो फसलें हैं उनको हम प्लांटेशन या फिर रोपण फसलें बोलते हैं। तो अब जैसे कि हमारी क्या हो गई, टी हो गई, मतलब कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर केन है, ठीक है, कैशू मतलब कि जो काजू है, काजू भी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। साथ में रबर हो गया, बनाना मतलब कि जो केला है, और कॉटन, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आपको मैंने फसलें बताई हैं ये प्लांटेशन क्रॉप में आती हैं, ठीक है। इनको हम लोग रोपण फसलें बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये इस टाइप की जो फसलें हैं प्लांटेशन क्रॉप या फिर रोपण कृषि, ये एक कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में आती है, मतलब कि वाणिज्य कृषि के अंदर आती है, जहाँ पर कि इनको ये जो फसलें हैं इन सभी फसलों को उगाया जाता है। उनका जो उद्देश्य होता है मार्केट में इनको जाके बेचना। इसकी वजह से ही, क्योंकि मार्केट में जाकर बेचना है, तो इन फसलों को उगाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जाता है, और बहुत सारे बहुत सारे तरीके यूज़ करे जाते हैं जिससे कि इन फसलों का प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, फसलें ख़राब ना हो। तो इसमें ठीक है टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, मशीनरी यूज़ कर ली, ठीक है, बहुत सारा लेबर यूज़ कर लिया जिससे कि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और मार्केट में जब ये जाएँ तो इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, मार्केट में बेचने के बाद अच्छा पैसा मिले, ठीक है। कमर्शियल यहाँ पर ये कमर्शियल कृषि होती है। तो इसीलिए इसकी वजह से ये जो प्लांटेशन या रोपण कृषि होती है, यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और साथ में पूंजी मतलब कि पैसा भी इस कृषि में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ असेंशियल, ये बिल्कुल सही बात है कि इस टाइप की जो कृषि होती है, जैसे कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक हमने खेत मान लिया कि इस खेत में यहाँ पे रबर उगा लिया, बनाना, कॉटन, जो मर्जी उगाया, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉटन उगा ली। अब कॉटन को या तो जो हमारा किसान है उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उसका जो प्रसंस्करण होगा, ठीक है, उस क्रॉप का जो प्रसंस्करण होगा या तो वो खेतों में ही करेगा, या फिर उस खेत के पास, ठीक है, तो उस खेत के पास जो भी जो फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पर उस फसल को बेच देगा, ठीक है, उस फसल को भेज देगा जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग या फिर प्रसंस्करण हो जाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो जाए, ठीक है। वो अलग चीज़ में, जैसे कि यहाँ पे कॉटन हो गया तो कॉटन को अलग चीज़ में चेंज करेंगे। टी है तो टी के जो फसलें हैं, टी की जो पत्तियाँ हैं उसको चेंज करेंगे, उसकी चाय पत्ती बना देंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो सारी की सारी सही है अगर हम बोले प्लांटेशन क्रॉप से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा उदाहरण तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। क्या वो सर्विस है, बेकिंग ऑफ ब्रेड है, फिशिंग है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है। तो इसका सही आंसर है सर्विस, ठीक है। जो सर्विस होती है वो टर्शरी एक्टिविटी में आती है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की, मतलब कि आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो पहला होता है आपका प्राथमिक क्रियाएं, मतलब कि प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। दूसरा है सेकेंडरी, मतलब कि द्वितीयक क्रियाएं। तीसरा है टर्शरी एक्टिविटी, मतलब कि तृतीयक क्रियाएं, ठीक है। ये हो गया, इसमें हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो प्राथमिक जो होता है आपका, प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राथमिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कुदरती रूप से जो हम लोगों को मिला है, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से जो भी उत्पादन या फिर एक्सट्रैक्शन हम लोग जो करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल की अगर हम बोलें तो एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग मतलब क्या होता है कि जो मछलियों का मछली पालन, मत्स्य पालन हो गया। इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो कुदरती रूप से हमें मिली हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। जो पहले से ही प्रेजेंट है, हमने उसमें कुछ नहीं करा है, तो वो हमारा हो गया
प्राइमरी एक्टिविटी। अब क्या करेंगे कि इन एग्रीकल्चर से जो भी हमने प्रोड्यूस करा, मानो हम लोगों ने गेहूँ प्रोड्यूस करा, अब इस गेहूँ को ले जाके हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में क्या होगा, इस गेहूँ का आटा बनाया जाएगा, फिर उसकी या तो ब्रेड बनाई जाएगी या उसका बिस्किट बनाया जाएगा या फिर कुछ और भी बनाया जा सकता है, गेहूँ को अलग रूप दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने बोला सेकेंडरी एक्टिविटी, मतलब कि द्वितीयक क्रियाएं। और फिर आती है हमारी एक टर्शरी एक्टिविटी कि इस ब्रेड को, बिस्कुट को ले जाकर मार्केट में जाकर बेचना, उसको हम बोलेंगे टर्शरी एक्टिविटी, जिसमें हमारी आती है सर्विस आ गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आ गया और ट्रेड आ गया। अब ये जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक और सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि द्वितीयक सेक्टर को भी ये सपोर्ट करती है। अब जैसे कि एग्रीकल्चर से गेहूँ ले जाया जाएगा, वो भी ट्रक में लेके जाया जाएगा, तो ये जो ट्रक यहाँ पे सामान लेके जा रहा है क्योंकि ये अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो हो गया ये हमारा टर्शरी एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ से इस ट्रक में गेहूँ बिस्किट या ब्रेड भर के शहरों में जा रही है और कहीं और जा रही है, तो ये भी क्या हुई, ये भी एक हमारी टर्शरी एक्टिविटी, मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो सर्विस प्रोवाइड करवाना उसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि रबर मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील, इंडिया टी इंडिया और श्रीलंका या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव कि जो मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्राज़ील में देखें तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंडिया और श्रीलंका में चाय का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए जो रबर, कॉफ़ी, टी है, ये तीनों के तीनों आपकी रोपण कृषि या फिर अगर हम बोले तो प्लांटेशन क्रॉप्स ही हैं ये सारी की सारी, जिसको कि अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो रोपण प्लांटेशन है ये आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये इस टाइप की जो रोपण फसलें हैं या फिर रोपण कृषि है ये पाई जाती हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फार्म सिस्टम कंप्राइजेज, कृषि तंत्र बनता है, ठीक है। कृषि तंत्र में क्या क्या आता है, क्या उसमें इनपुट निवेश आता है, प्रोसेस मतलब कि प्रक्रम आता है, आउटपुट मतलब कि निर्गत आता है या फिर ऑल ऑफ द अबव आता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर भी एक तरीके का सिस्टम होता है, इसमें तीन चीज़ों से मिलकर ये हमारा जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है ये आपका बन जाता है, ठीक है। तो पहला होता है इनपुट, दूसरा हो गया आपका प्रोसेस मतलब कि प्रक्रम और तीसरा आपका हो गया आउटपुट मतलब कि निर्गत। अब इनपुट का मतलब क्या है कि एक इंसान ने ये माना कि मेरे पास ये ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है, अब उसको खेती करनी है, तो खेती करने के लिए वो पैसे वो क्या करेगा, अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास पैसे तो हैं, तो उन पैसों से पहले क्या करेगा वो मशीन खरीदेगा, ठीक है। मशीन भी खरीदेगा, कुछ बीज खरीदेगा क्योंकि बीज नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी, और कुछ केमिकल्स खरीदेगा मतलब कि कुछ रसायन खरीदेगा, ठीक है। ये इसने तीनों चीज़ें ला के खरीद ली। अब खरीदने के बाद क्या करेगा, इस मशीन से जो भी उसने मशीन खरीदी है, मानो उसने उस मशीन का ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर के बाद उस मशीन से उस खेत में खेती करेगा मतलब कि जुताई करेगा, प्लोइंग करेगा, ठीक है। उस खेत की उसने क्या कर दी, जुताई कर दी। अब जुताई करने के बाद इसके अंदर वो क्या डालेगा, बीज डाल देगा, ठीक है। जो उसने बीज खरीदे हैं ना उन बीजों को ये बुआई कर देगा, इन बीजों की इसने बुआई कर दी। अब इस रसायन का क्या करा, इसने उस रसायन को पूरे के पूरे खेत में छिड़क दिया, ठीक है। रसायन को छिड़क दिया। अब रसायन आपका फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको जिससे कि वो जो हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छे से फले और फूले और अच्छा प्रोडक्शन उत्पादन दे। अब क्या हुआ कि इन सभी चीज़ों को करने के बाद जो आउटपुट आया है, निर्गत जो आया है वो आया है उसकी लहराती हुई फसलें, ठीक है। पूरे के पूरे खेत में फसलें अब लहराने लग गई, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट आया क्रॉप मतलब कि फसल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो फार्म सिस्टम है, ठीक है, हमने इनपुट लिया, ठीक है, पैसा डाला, उन सभी चीज़ों से हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का क्या क्या काम था, प्लोइंग था, जुताई था, बुताई था, बुआई था और छिड़काव था, उन सबको करके हम लोगों को रिज़ल्ट क्या मिला, क्रॉप मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग का एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीका कृषि तंत्र होता है। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये देखो अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, कुछ देर पहले, कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिम निर्वाह कृषि का उदाहरण है। क्या वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर चलवासी पशुचारण इसका एग्जाम्पल है। तो ये दोनों इसके सही आंसर हैं कि जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है, मतलब कि आदिम निर्वाह कृषि का जो उदाहरण वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, नोमैडिक हर्डिंग कल्टीवेशन भी है। ये आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। और आपको अगर अभी याद नहीं है तो आप ये देख लीजिए, जो आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, ठीक है, सब्सिस्टेंस मतलब कि जो निर्वाह फार्मिंग थी, निर्वाह कृषि थी, उसको हम लोगों ने दो चीज़ों में डिवाइड करा था। एक था आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, और एक था आपका प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर इस प्रीमिटिव को ही हमने दो चीज़ों में डिवाइड करा था, एक था आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा था आपका नोमैडिक हर्डिंग। तो यही आपसे ये पूछा गया है, मतलब कि चलवासी पशुचारण और स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नोमैडिक आपको मैं समझा चुकी हूँ और शिफ्टिंग भी मैंने आपको समझा दिया है और सब्सिस्टेंस भी आपको पहले ही समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा है कंडीशन रिक्वायर्स फॉर ग्रोइंग राइस। यहाँ पर ये पूछा है कि चावल की फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। क्या उसके लिए हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता अधिक चाहिए और वर्षा अधिक चाहिए, ठीक है, या उसमें उच्च तापमान, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च तापमान कम आर्द्रता मतलब कि लो ह्यूमिडिटी, या फिर रेनफॉल भी कम चाहिए, या फिर लो टेम्परेचर कम तापमान अधिक आर्द्रता और वर्षा भी कम, हाई वर्षा चाहिए, या फिर कम तापमान कम आर्द्रता, या फिर कम रेनफॉल चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आपको इसमें से बताना है कि राइस को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल, ठीक है, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है राइस को उगाने के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइस है, जो चावल है, वो एक ट्रॉपिकल, ठीक है, वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो इसकी वजह से इन क्षेत्रों में टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, हम बोलेंगे क्योंकि टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। रेनफॉल ज़्यादा है उससे ह्यूमिडिटी आर्द्रता अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो चावल को उगाने के लिए ये वाली सारी कंडीशंस इम्पॉर्टेंट होती हैं। और आपने देखा भी है, जो हमारा भारत है, भारत में जो चावल में अगर हम बोले तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, वो वहाँ पर चावल को उगाने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। एक साल में 2 से लेकर 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पूरे साल में आपको उच्च तापमान, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल मिल जाती है। अगर लीडिंग कंट्रीज़ की बात करें कि चावल के उत्पादन में अग्रणी देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है? वो उगाया जाता है चाइना में, उसके बाद इंडिया में, फिर जापान में, फिर श्रीलंका में, उसके बाद इजिप्ट मतलब कि मिस्र में ये उगाया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे NCERT के सारे इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। अगर आपको इनमें से कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, अपने दोस्तों का इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर कि फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उनको भी बताइए जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप भी करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।